हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 25 अप्रैल 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। देखिए, फर्स्ट है एनएचआरसी चेयरपर्सन, नेक्स्ट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, आफ्टर दैट जीईएम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एलएचएस 1140, आफ्टर दैट पन्ना टाइगर रिजर्व, आरटीएस एस और मॉस्क्विरिक्स, नेक्स्ट इज साइप्रस, आफ्टर दैट एडजॉर्नमेंट मोशन एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑन सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हमने पहला क्वेश्चन पूछा था पंचायती राज सिस्टम कौन से स्टेट ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था 1959 में, तो इसका आंसर है राजस्थान। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने अडॉप्ट किया था। और नेक्स्ट है कि जैनिज्म में परफेक्ट नॉलेज को कैसे रेफर किया जाता है, तो इसका आंसर है कैवल्य, केवल ज्ञान ऐसे ये कहते हैं हम इसको। तो और जीना जो होते हैं ये कॉन्करर ऐसे इसको जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखिए। अब देखते हैं हमारे कौन से फ्रेंड ने इसका सही आंसर दिया है। जी देखिए, आज है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी आंसर आए, मतलब बहुत ही ज़्यादा करेक्ट आंसर तो आए हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा अच्छे भी आंसर आए। देखिए कौन कौन से हैं, तो अश्विनी, आश्रय, जिष्णा, रॉली, गौरव, पूजा, देन रामकृष्ण, नारायण, एजू, विजय और दिलशाद, ठीक है। इनमें से ये जो है ना पूजा चौहान और ये अश्विनी, इनके जो आंसर है, साथ ही साथ एजू, इनका आंसर अच्छा है। और साथ ही साथ जो सबसे अच्छा आंसर लगा था हमें, वो है ये देखिए यहाँ पे सेकंड पेज पे अंकुश। ये सर ने बहुत ही एक्सटेंसिवली सभी बातें जो है ना वो कवर कर लिए, मतलब जो सारे क्वेश्चन हमने पूछे थे वो सभी क्वेश्चन के आंसर दिए। और साथ ही साथ उनके बारे में थोड़ा तो एक्सप्लेनेशन दो उन्होंने, मतलब थोड़ा मीन्स अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। तो थैंक यू सो मच सर, अंकुश सर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। बाकी देख लेते हैं कौन कौन है। गजानन बोरकर, इन्होंने भी एक अच्छा आंसर दिया है। आकाश, पुरुषोत्तम, रूमन, कृष्णन, देन अक्षय, विवेक, विजेता, ठीक है। तो और थर्ड पेज पे देख लेते, आज 3 पेजेस है हमारे यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट इज सुमित, सांगवान, पुरुषोत्तम, अंशु, गोविंद, विवेक, उपेंद्र, कुलदीप, सुमित, आई थिंक इनका नाम पूजा होगा। नेक्स्ट इज सुमित, हरजीत एंड ज्योति, एंड लास्ट इज दीपक सर। दीपक सर शायद आज आपने लेट कमेंट की होगी, सो हमारे फ्रेंड जो ये बनाते हैं तो इन्होंने आपका नाम आखिर में डाल दिया। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द chairperson and the members of NHRC are appointed by President of India. The chairperson of NHRC must be, मतलब क्या है कि हमारी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इनके मेंबर्स और चेयरपर्सन इनको प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये जो चेयरपर्सन है ये इनमें से क्या होनी चाहिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन है पहला। तो देखिए क्या है ऑप्शन, अ लॉयर हु हैज एलिजिबिलिटी टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक जो वकील होते हैं ये एनएचआरसी के चेयरपर्सन हो सकते हैं, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। आफ्टर दैट सी इज रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। यहाँ पे हाई कोर्ट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट इज इमिनेंट मेंबर हैविंग स्पेशल नॉलेज अबाउट द मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। ऑलराइट, मतलब ह्यूमन राइट के बारे में जो कोई अच्छे से नॉलेज रखने वाला इमिनेंट मेंबर, ये चेयरपर्सन हो सकता है, ऐसा डी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है सी, दैट इज रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वही एनएचआरसी के मेंबर सॉरी चेयरपर्सन हो सकते हैं, ऐसा ये प्रावधान किया गया है। तो इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, एनएचआरसी में कौन कौन होते हैं। देखिए ए है चेयरपर्सन जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, साथ ही साथ एक मेंबर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, मतलब ये चीफ जस्टिस और यहाँ पे जज है। और एक मेंबर होते हैं जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के। साथ ही साथ 2 मेंबर होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं पर्सन्स हैविंग नॉलेज ऑफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, मतलब जो हमारा डी ऑप्शन था ना, तो ये मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन नहीं, ठीक है। एंड इनके साथ इन एडिशन टू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एससी एंड एसटी एंड वीमेन सर्व्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है। ये 4 लोग जो होते हैं, ये 4 पर्सन होते हैं इनमें से, तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। और एनएचआरसी के बारे में और एक क्वेश्चन हमने फॉर्म किया था, देखिए ये क्या है, द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ, तो इनका पीरियड क्या होता है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 6 years और टिल द एज ऑफ 65 years। नेक्स्ट इज 5 years और टिल द एज ऑफ 65 years। आफ्टर दैट 6 years और टिल द एज ऑफ 70 years। एंड नेक्स्ट इज 5 years और टिल द एज ऑफ 70 years। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा लग सकता है कि मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो देखिए इसमें ना लॉजिक लगाना है जी। सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन में क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं, हाई कोर्ट के मतलब सीजेआई जो होते हैं वही एनएचआरसी के चेयरपर्सन हो सकते हैं, ठीक है, चेयरमैन हो सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट के वकील का पीरियड क्या होता है, तो 65 years, ठीक है। मतलब 65 years के बाद ही कोई होगा तो वो चेयरपर्सन बनेगा ना एनएचआरसी का, मतलब 65 से आगे आगे की एज यहाँ पे होनी चाहिए। सो ए और बी ऑप्शन जो है वो तो कैंसिल हो गए, मतलब 65 नहीं होने की वजह, मतलब ये एनएचआरसी के मेंबर है तो वो 65 के बाद ही होंगे ना, तो ये 2 कैंसिल हो गए, बचते हैं ये सी और डी।
अब यहाँ पे है 6 साल के लिए या फिर यहाँ पे है 5 साल के लिए। तो 65 to 70 ये होता है 5 साल, ऑलराइट, 6 साल नहीं होते। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है डी 5 years और टिल द एज ऑफ 70 years। मतलब ये अब देखिए, अब मैं फिर से एक बार बताता हूँ कैसे। तो कोई CJI है, उनकी एज हो गई 65 और 65 एज के बाद वो एक्स जो कोई CJI है ये NHRC के चेयरमैन बन गए। सो 65 से 70 ईयर्स यहाँ तक वो चेयरमैन बन सकते हैं NHRC के, या फिर 5 साल, मतलब 65 to 5 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स मैक्सिमम, ऐसे ये NHRC के चेयरमैन बन सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं इसके बारे में। जी, ये NHRC जो है ये ऑटोनॉमस पब्लिक बॉडी है जो बनाई गई थी 12 अक्टूबर 1993 में। इसके लिए एक सबसे पहले तो एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया था और बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस बना दिया गया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। जी, कल हमारे में से एक साथी ने एक इस पे वीडियो बनाया था, ऑटोनॉमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। ये आपने अगर देखा होगा तो ये आपको पता चल सकता है कि एक ही बॉडी एट अ टाइम ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है ना ऑर्डिनेंस, आप ये हमें बताइए कि जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है वो कौन से आर्टिकल के तहत आती है, और साथ ही साथ आप हमें दूसरा कमेंट में आंसर बताइए कि क्या ऑर्डिनेंस को जुडिशियल रिव्यू जो है वो होता है कि नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस पे जुडिशियल रिव्यू ले सकता है या नहीं। ये 2 कमेंट के आंसर आप हमें बताइए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ। आगे देखते हैं राइट्स, मतलब ये NHRC के राइट्स तो कौन से है, तो राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्बेडेड इन द इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही NHRC काम नहीं करता। तो फंडामेंटल राइट्स, बाकी जो हमारे राइट्स है दैट इज लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये भी राइट्स, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल के जो कोई राइट्स होते हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स के तहत जो कोई राइट्स कवर किए गए हैं वो सभी राइट के बारे में NHRC काम करता है। इसकी अपॉइंटमेंट जो है ये कैसे होती है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि प्रेसिडेंट इनको अपना अपॉइंट करते हैं, लेकिन इनके रिकमेंडेशन एक कमेटी करती है। और कमेटी इसके बारे में सबसे पहले तो जो हमारा एक्ट है, ये एक्ट, इसके तहत सेक्शन 3 और 4 में कुछ प्रावधान कर दिए गए और ये कमेटी बनाई गई है। तो कमेटी में कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले देखिए प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट इज होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, मतलब चेयरमैन को नहीं इसमें रिकमेंडेशन में क्या पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिए। हम इसकी न्यूज़ जो थी वो कवर कर लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ भी हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। देखिए NHRC ने सबसे पहले एक ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ओपन हियरिंग कैंप सिटिंग ऑन वेरियस इशू, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, तो कोहिमा में। तो देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है, ओपन हियरिंग कैंप सिटिंग ऑन वेरियस इशूज रिलेटेड टू एट्रोसिटीज एंड प्रॉब्लम फेस बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट एट कोहिमा। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा ऑर्गेनाइज हुआ है। सो हम इसको चाहे तो केस स्टडी में ऐसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है जस्टिस डी मुरुगेसन, इन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग डिराइव्ड बाय बर्थ। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। आप चाहे तो मेंस में लाइक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के ऐसा यूज करना जो होता है ना, ऐसे में यूज कर सकते हो कि डी मुरुगेसन ने ऐसा ह्यूमन राइट्स के बारे में ऐसा ऐसा कहा था। या आप चाहे तो ये जो कोट है, आप चाहे तो अपनी जो हमने कहा था एक छोटी डायरी यूज कीजिए, उसमें ये लिख सकते हो। और क्या कहा है कि ये he stated that the problem of Nagaland is unique and therefore it is essential for the state to establish a state human right commission। मतलब नागालैंड ने अब तक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाई नहीं होगी, इसलिए इन्होंने ऐसा इसके बारे में कहा है, विच ही सेड टू बी द ओनली वे टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल। यहाँ पे हुआ क्या है ना नागालैंड में, तो मैती, कुकी और एक मैं नाम भूल रहा हूँ, मैती, कुकी और नागा, ऑब्वियसली सॉरी नागा, ये 3 जो ट्राइब्स है इनके बीच में कोई ना कोई इशू चलता रहता है। सो ये अभी ये बनाया गया था। सो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट JJA, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। देखिए फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द JJA एक्ट 2015, juveniles in the conflict with the law in the age group of 12 to 18 involved in the heinous crimes can be tried as adult। मतलब क्या है कि इस एक्ट के तहत जो कोई भी जुवेनाइल्स होते हैं वो अगर हीनियस क्राइम करते हैं तो इनको एज ए एडल्ट कंसिडर किया जा सकता है, जो एज ग्रुप के है 12 to 18, ऐसा ये इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट इज द बिल इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ अ हेग कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल
इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 विच वेर मिसिंग फ्रॉम द प्रीवियस एक्ट। मतलब जो हमारा आई थिंक 2000 का पहला एक्ट था जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, 2000 साल का, तो इसमें जो एडॉप्शन इंटरनेशनल इंटर कंट्री एडॉप्शन के जो प्रावधान थे ना हेग कन्वेंशन के, ये नहीं थे। सो ये अभी जो नया बिल आया है ये इसमें ऐड कर दिया गया है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज द बिल also seeks to make the adoption process of the orphan, abandoned and surrendered children more streamlined। मतलब जो ये जो बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे, अबेंडन बच्चे और सरेंडर्ड बच्चे, इनको भी अगर एडॉप्शन की प्रोसेस करनी है, मतलब कोई किसी को ये कोई इसको एडॉप्शन करना चाहता है तो ये भी प्रोसेस यहाँ से इस एक्ट के तहत स्ट्रीमलाइन कर दी है, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। हमें बता रहे हैं कौन सा करेक्ट है। सो थर्ड जो है ये बात सही है, साथ ही साथ हेग कन्वेंशन चाइल्ड राइट्स के बारे में, जुवेनाइल जस्टिस के बारे में ये भी याद रखिए, ये सेकंड भी सही है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है। इसमें क्या इनकरेक्ट है तो ये आप जानते होंगे, ये जो एज ग्रुप जो है ना जो जुवेनाइल्स को होता है, ये 12 to 18 नहीं किया है इन्होंने, 16 to 18 किया है। ठीक है, 16 to 18 किया है। तो मतलब अगर 16 से 18 साल के कोई बच्चा होगा, अगर इसने हेनियस क्राइम किया होगा तो इसको एज अ ट्राई उनको, मतलब जो 16 से 18 साल के बच्चे होंगे उनको एज ए अडल्ट ट्राई कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, हमारा आंसर है सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। तो इसके बारे में क्या न्यूज़ थी, हमारे जो नोबेल प्राइज विनर जो है कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने कहा है कि एनफोर्समेंट ऑफ जेजे एक्ट अच्छे से होना चाहिए। और ये ऐसा क्यों, तो देखिए जेजे एक्ट में इनका कहना है कि ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस है कि जिससे जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है बच्चों के द्वारा जो की जाती है, सॉरी एक बीच में कुछ आ गया था, तो बच्चों के द्वारा जो की जाती है उनको लगाम लग सकता है। ही ऑल्सो, तो नेक्स्ट क्या है, टॉकिंग टू द रिपोर्ट्स इन कोलकाता ही पॉइंटेड आउट दैट चिल्ड्रन विल नॉट बी फोर्स टू बिकम स्लेव्स prostitutes or turn to the violent act if their right to education is ensured by the society security programs like midday meal scheme and priority प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। मतलब इनका क्या कहना है कि अगर हमारी जो कुछ अच्छी वाली स्कीम्स है, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, ये अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके तो बच्चों को ऐसे बाकी जो काम है ये नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा ये बात है जी। इस पे जो है ना ये बच्चों का प्रोस्टिट्यूशन रैकेट, तो इसमें ना पिछले दिनों एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी जिसका नाम था मर्दानी, रानी मुखर्जी जी की ये मूवी थी। आपने अगर देखी नहीं होगी तो आप भी देखिए, और अगर आपसे रिलेटेड कोई जो बच्चे होंगे जो 12 to 15, 16, 18 इस एज ग्रुप के होंगे तो इन्हें भी दिखाइए, इसके बारे में है ना कुछ अच्छी बातें बताई गई है। मतलब लड़कों को भी दिखाइए और लड़कियों को भी दिखाइए ये मूवी मर्दानी, अगर आपने नहीं देखी होगी तो इसकी इस जो एक्ट था इसके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म आया था कि इसमें शशि थरूर जी जो थे इन्होंने इस एक्ट के वक्त कहा था द लॉ वाज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मतलब देखिए कि हमारे यहाँ पे जो है ना अभी ये 16 to 18 ये जो एडोलेसेंट को एज अ सीनियर कंसिडर एडल्ट कंसिडर करना, ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में नहीं है, ये बात है। इसके बारे में शशि थरूर ने अपना मत रखा था। एंड दैट द मोस्ट चिल्ड्रन हु ब्रेक द लॉ कम फ्रॉम द पुअर एंड इलिटरेट फैमिली। मतलब ये जो अक्सर जो बच्चे लॉ ब्रेक करते हैं ये गरीब घर के बच्चे होते हैं। सो बजाय इनको पनिश करने के इन्हें एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा एक वैलिड बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने रखा था। आप भी इसको चाहे तो किसी कहीं जगह पे यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना था कि ये रिग्रेसिव स्टेप है, मतलब पहले तो हमने ऐसे ही था, बाद में मतलब ये रिग्रेसिव स्टेप है, तो ये भी एक बात सही है। और हुआ क्या था कि जब 2012 में जो आप जानते हैं निर्भया जो केस हुआ था, इसके बाद ये मांग आ रही थी कि ऐसे अगर कोई 16 to 18, और साथ ही साथ कसाब के बाद भी ऐसी मांग हो रही थी कि अगर कोई है ऐसा कि जो हीनियस क्राइम करता है तो इनको एज ए अडल्ट कंसिडर किया जाए। आई थिंक जो हमारे बीजेपी के एक है स्वामी, उन्होंने इसके बारे में पीआईएल डाली थी। तो देखिए इसका होता क्या है ना, तो मीडिया ऐसे मामलों को सेंसेशनलाइजेशन कर देता है। जी देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि ये बातें तो गलत है ही, कि रेप वगैरह ये जो बातें है वो गलत है ही, लेकिन सिर्फ एक या दो केसेस पे कोई एक पूरा कानून ही चेंज कर देना, ये मतलब कितना जायज़ है या नहीं, ये बात हमें सोचनी चाहिए। जी देखिए इसी बात पे ना मतलब ऐसी ही एक बात पे इस साल हमें इथिक्स में भी, मतलब 2016 में एक इथिक्स में भी क्वेश्चन आया था जिसमें कहा था कि कल्पना करें कि आप एक सामाजिक सेवा योजना से कार्यान्वित कार्य प्रभारी है और आपके यहाँ पे जो कुछ निराश्रय महिलाएं हैं इनको सहायता आप प्रदान करना है। यहाँ पे आपको एक बूढ़ी और अशिक्षित महिला को योजना प्राप्त करने के लिए आपके पास आती है, लेकिन आपको पता चलता है कि जो बूढ़ी औरत है, वो जो लेडी है, उनके पास जो कोई भी मतलब जो कागज़ वगैरह लगते हैं ना, वो उनके पास नहीं है।
तो अब आप क्या करेंगे कि आप मतलब उनको आप सहायता तो देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो कोई डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मतलब देखिए, ये ऐसी सिचुएशन है जो इस एक्ट में है कि सिर्फ एक या दो केसेस है तो हमें पूरा सिस्टम चेंज करना है या नहीं, तो ये ऐसी बातें हमें एथिक्स में पूछी जाती है। सो देखिए, इसके बारे में अपना कुछ राय जो है वो बना के रखिए। ये क्रिटिसिज्म हमने इसलिए जानबूझकर यहाँ पे ऐड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी। आज वीडियो बड़ा होने वाला है, सो सब्र रखिए। Next is GEM was in news recently. It stands for the government e-marketplace. It comes under, मतलब ये GEM जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस। ये किसके अंडर आता है? सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबाउ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो देखिए जीएम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जो ए ऑप्शन है इसके तहत आता है। कभी कभार ऐसे होता है कि हमें लगता है ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये मतलब हमें फंसाने के लिए ऐड कर दिया होगा। यहाँ पे ई है मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये बी हो सकता है या फिर फाइनेंस हो सकता है या नन ऑफ द अबव है जी। 2015 में है ना, प्री एग्जाम में ऐसे ही कर दिया था यूपीएससी ने कि बहुत से क्वेश्चन के आखिरी ऑप्शन नोटा रख दिया था। सो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है कि नन ऑफ द अबव है और आपको इस क्वेश्चन के बारे में फिक्स अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अटेम्प्ट मत कीजिए ऐसे क्वेश्चन को। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो नोटा है और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। तो ये जो है जीएम ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑलराइट, तो इसके बारे में कुछ 2-3 दिनों से न्यूज़ थी। कांग्रेस के कोई एक स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि ये जो जीएम है इसमें कुछ मालाफाइड प्रैक्टिसेस हो रही है। तो ये जीएम क्या है? ये पोर्टल है जो लॉन्च कर दिया था अगस्त 2016 में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। तो ये पोर्टल क्या है, तो ये बातें देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी लेता है। तो कैसे जीएम जो है ना, ये एलिमिनेट करता है जो हमारा ह्यूमन इंटरफेरेंस है, वेंडर रजिस्ट्रेशन का, ऑर्डर प्लेसमेंट का, ये कम करता है। सो ये ट्रांसपेरेंसी लाता है, साथ ही साथ इफिशियंसी लाता है। कैसे? तो जो परचेस होता है ना वो डायरेक्ट होता है इसमें, और मतलब ये टाइम कम लगता है ना, सो इफिशियंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज सिक्योर है और सेफ है जी। यहाँ पे ना बहुत जगहों पे ई साइन की ज़रूरत पड़ती है, ई साइनिंग की, तो बायर्स को भी और सेलर्स को भी। तो ये सिक्योर है। साथ ही साथ ये हमारे मेक इन इंडिया के लिए पोटेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है। तो आजकल तो है ना, जो कोई भी हमारे गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट प्लान्स आ रहे हैं तो इसको मेक इन इंडिया के तहत ही, मतलब इस नज़रिए से ही बनाए जा रहे हैं। तो ये आप कहीं पे भी मेंस में भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ जो जीएम है इसका क्या बेनिफिट है? सेविंग्स टू दी गवर्नमेंट। तो इसके तहत अभी भी निर्मला सीतारमन जी जो है इन्होंने इस केस के बारे में, अभी जो रिसेंट हुआ है इसके बारे में भी यही कहा है कि जो हमारा जीएम पोर्टल है इसने लगभग बहुत से पैसे बचाए। सो ये भी है, जीएम जो है ये हमारे पैसे भी बचाता है गवर्नमेंट के। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। LHS1140 वॉज इन न्यूज। तो ये क्या है? अ न्यू वैक्सीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट मलेरिया, a new submarine commissioned by India, after that a new chemical used in Syrian chemical attack, and after that newly discovered rocky exoplanet. Alright friends, तो ये जो है LHS1140 इसका आंसर है इट इज अ न्यूली डिस्कवर्ड रॉकी एक्सोप्लैनेट। तो देखिए ये क्या है, इसको सुपर अर्थ ऐसे नाम से जाना जा रहा है क्योंकि ये लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है हमसे, और यहाँ पे ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि यहाँ पे एक एलियंस मीन्स जीव सृष्टि हो सकती है, ऐसी यहाँ पे आशंकाएं जताई जा रही है। इसका नाम क्या है? तो LHS1140b, ठीक है। और ये कौन से प्लैनेट के तहत घूम रहा है? तो इसका नाम है LHS1140। ये एक अर्थ लाइक प्लैनेट है जो एक ड्वार्फ स्टार के अराउंड घूमता है, ठीक है। ड्वार्फ स्टार, आप एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा ड्वार्फ स्टार, या फिर आप अगर आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने तो आज पढ़ लीजिए। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द पन्ना टाइगर रिजर्व एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ प्राइम टाइगर लैंड लोकेटेड इन द विंध्यन हिमालय इन द नदर्न मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये कहाँ पे? ये सबसे पहले तो टाइगर लैंड है, विंध्य हिल्स यहाँ पे है ये, और मध्य प्रदेश में, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज डेजिग्नेटेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व है ये पन्ना टाइगर रिजर्व, ऐसा भी है ये, ऐसा बी स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। सो देखिए इसके सी, दैट इज ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ थी, सो हमने ये ऐड कर दी। देखिए पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में है, और साथ ही साथ ये इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 1994 एज यहाँ पे 22nd टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया। और या इसको है ना एक्सेलेंस, अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस भी मिला था 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा।
और साथ ही साथ है ना इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें इसकी वेबसाइट पे मिले थे। देखिए यूपीएससी इन्हीं बातों पे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व विंध्यन हिमालय रेंज मध्य प्रदेश यहाँ पे ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इस रीजन में आता है। साथ ही साथ ये प्लेटू है, जॉर्जेस भी यहाँ पे पाए जाते हैं, वाटरफॉल्स भी है काफ़ी भारी मात्रा में। लैंड ऑफ द केन रिवर है ये पन्ना टाइगर रिजर्व, केन रिवर से है ये। पिछले साल भी इसी केन और बेटवा रिवर की वजह से पन्ना टाइगर जो है वो न्यूज़ में था। तो पिछले साल मीन्स जून जुलाई के बाद से कंटिन्यूसली यहाँ पे टीक और ये करडई ये पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमने आपके साथ शेयर किए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी देखिए क्वेश्चन क्या है सेवेंथ। जी देखिए सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट RTS और मॉस्क्विरिक्स। इसके बारे में कौन सी बातें इसमें से ट्रू है ये हमें बताना है। मॉस्क्विरिक्स, ठीक है, it is a type of drug used to kill germs. Next is it is a virus causing H1N9. After that it is a vaccine to protect children from the most deadly form of malaria in Africa. And last is it is a biometric attendance system for the government employees. ठीक है, तो इनमें से ये RTS और मॉस्ट्रिक किससे रिलेट करता है? तो ये सी, ये वैक्सीन है जो अफ्रीका में बच्चों को मलेरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जा रही है। तो इसका आंसर है सी। जी ऐसे जो क्वेश्चंस है ना जो पिछला हमने कवर किया था 6 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन यूपीएससी जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है इसमें ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछती है। तो देखिए ये कहाँ पे अपनाई जाने वाली है? तो घाना, केनिया एंड मलावी। आज ही हमारे मैप में ये जो तीनों देश है ये कहाँ पे है एक बार मार्क कर लीजिए। टू पायलट द जीएसके मलेरिया वैक्सीन फ्रॉम 2018, मतलब ये पायलट सबसे पायलट प्रावधान करने वाला है, एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाला है इन तीनों देशों में। और ये कब? 2018 में। तो या बाकी तो बातें कुछ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन होगी जो 2018 में यहाँ पे अपनाई जाएगी। इसका नाम है RTS और मॉस्क्विरिक्स, ठीक है, ये अलग अलग नाम है और ये अफ्रीका में अपनाई जाने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ द फर्स्ट रेगुलेटर अप्रूव वैक्सीन अगेंस्ट द मॉस्क्यूटो बॉर्न डिसीज, ठीक है। ये मतलब ये आप इससे याद रख सकते हैं, मलेरिया जो है वो मॉस्क्यूटो बॉर्न डिसीज है। मतलब ये सिंपल फैक्ट है लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन। साइप्रस इज एन आइलैंड कंट्री इन द, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? साइप्रस कहाँ पे पाया नहीं, कहाँ पे है ये देश साइप्रस? सो फर्स्ट इज मिड अटलांटिक ओशियन, आफ्टर दैट मेडिटेरियन सी, नेक्स्ट इज ग्रीनलैंड सी एंड लास्ट इज नॉर्थ सी। तो साइप्रस कहाँ पे है? इसका आंसर है बी, दैट इज ये मेडिटेरियन सी जो है यहाँ पे है, ये बी साइप्रस इसका आंसर है। देखिए इसके बारे में न्यूज़ क्या थी, तो जो साइप्रस के प्रेसिडेंट है ये हमारे देश में 5 दिनों की विजिट के लिए आ रहे हैं। साइप्रस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो साइप्रस जो है ना ये हमारा एक मेजर इन्वेस्टर है इंडिया में। जो FDI जो है इसका कितना हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है? तो $9 बिलियन, और ये हमारा 8 लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, ठीक है। और इसके साथ साथ जी और कुछ बातें हैं कि ये जो है ना ये हमारे कौन कौन से सेक्टर में कॉपरेशन कर सकता है? देखिए फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म एंड फिल्म प्रोडक्शन, ठीक है। फार्मास्यूटिकल, रिन्यूएबल, टूरिज्म एंड फिल्म प्रोडक्शन। जी आपने कुछ दिनों पहले आई हुई मूवी देखी होगी रेस टू में जो सबसे इनिशियल में जो एक सीन है ना, जो लैम्बोर्गिनी गाड़ी जो उड़ाई जाती है वो यहीं पे हुआ था, जो शूटिंग वहाँ उसकी साइप्रस में, ठीक है। तो ये बातें कुछ मैं मतलब फिल्म का जिक्र जानबूझ के करता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने देखी हुई होती है, सो ये कनेक्ट करने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए साइप्रस है, टर्की है इसके साइड में, मतलब ऊपर है नॉर्थ में, सीरिया वगैरह ये बाकी देश है आप जानते होंगे। जी ये देश और ये देश कौन सा है ये भी आप मैप में देखिए और हमें कमेंट में बताइए। इस देश के बारे में हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन कवर किया था और ये भी देश जो है ना वो कुछ मतलब पिछले डेकेड में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, पिछले डेकेड, ओके, पिछले डेकेड में। तो देखिए साइप्रस और साइप्रस के बाकी जो पड़ोस वाले देश है उनके बारे में एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये मेडिटेरियन सी के अंदर आता है साइप्रस। अब देखते हैं हमारा आज का 9th क्वेश्चन। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन इज, तो मोशन एडजॉर्नमेंट मोशन का पर्पज क्या होता है? टू अलाउ द डिस्कशंस ऑन द डेफिनेट मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इज टू लीड द अपोजिशन मेंबर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर, मतलब एक जो कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी हो तो। नेक्स्ट इज टू अलाउ अ रिडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ डिमांड फॉर द ग्रांट्स, मतलब अमाउंट कुछ कम करनी हो तो ये एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है। नेक्स्ट इज टू पोस्टपोन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द चेक द इनएप्रोप्रिएट और वायलेंट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द सम मेंबर्स, मतलब अगर कोई वायलेंट बिहेवियर कर रहा है तो इसको मतलब जो प्रोसीडिंग है उसको पोस्टपोन करने के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है, ऐसा डी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? एडजॉर्नमेंट मोशन क्यों लाया जाता है? तो देखिए अगर होता क्या है कि हमारे जो पार्लियामेंट में है ना एक फिक्स ऐसा टाइमलाइन होती है कुछ, तो मतलब इस हफ्ते मंडे को ये काम करना है, ट्यूसडे को ये काम करना है, वेडनेसडे को ये बिल लाने वाले हैं, तो ऐसे एक फिक्स प्रावधान होता है। तो कंसीडर कीजिए आज 25 है और हमने ऐसा बताया गया कि
30 अप्रैल को कुछ हमें ये बिल लाना है हमारे पार्लियामेंट में, लेकिन 27 को कुछ हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, कंसिडर की रेलवे दुर्घटना हो जाती है। तो हमें सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है ना कि रेलवे के बारे में मतलब ये हो ऐसे होना नहीं चाहिए हमें, मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई हो इन्फॉर्मेशन हमें अगर रेलवे मिनिस्टर जो है इनसे हमें पानी है तो हमें सबसे पहले एडजमेंट मोशन लाना पड़ेगा और बाद ही में इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं ऑन द डेफिनेट मैटर रिलेटेड टू अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ये आई होप मैंने अच्छे से कवर कर लिया होगा जी। ये देखिए ये हमने जो लोकसभा के ही वेबसाइट से लिया था। देखिए, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द रूल्स एंड द मोशन ऑफ द एडजर्नमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन ऑफ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मे बी मेड विद द कंसेंट ऑफ स्पीकर। तो एडजर्नमेंट मोशन के लिए कंसेंट ऑफ स्पीकर जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए भी जी 10 बजे से पहले, सुबह 10 बजे से पहले इसके बारे में नोटिस जो है वो दी जानी चाहिए। नोटिस किसको देना है, तो सुप्रीम जो स्पीकर होते हैं उनको, या फिर जो कोई मिनिस्टर होंगे इनको। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा कि सुरेश प्रभु है अभी रेलवे मिनिस्टर, तो सुरक्षा के बारे में, रेलवे की सुरक्षा के बारे में अगर कोई डिस्कशन करना है तो रेलवे मिनिस्टर जो है सुरेश प्रभु, इनको नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को या और मिनिस्टर को, या फिर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर है इनको 10 बजे से पहले ये नोटिस दिया जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है एडजर्नमेंट मोशन। आई थिंक ये मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो इसके बारे में कौन सा करेक्ट है, तो देखिए देयर इज नो एनी नीड टू बाय एक्चुअल गोल्ड, मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअल गोल्ड खरीदने की, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज एनआरआई जो लोग हैं दे कैन इन्वेस्ट इन द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, मतलब एनआरआई भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा हमारा बी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये एक्चुअल कोई गोल्ड खरीदने की जरूरत है नहीं। ऑब्वियस है ये गोल्ड बॉन्ड है, तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब मेन काम क्या था, ये जो स्कीम लाई गई थी, तो हमारा जो देश है ना वो सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है, तो वही काम करने के लिए, मतलब हम गोल्ड भी इंपोर्ट क्यों करते हैं, तो एक सोशल सिक्योरिटी, हमारी एक सिक्योरिटी होती है, मतलब अगर कोई घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो हम ये बाद में जो गोल्ड है उसको बेच के पैसे किसी भी वक्त जमा कर सकते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं। तो इसी को कम करने के लिए ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाई गई थी, मतलब ये जो है ए स्टेटमेंट ये बात सही है, लेकिन ये जो है एनआरआई लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसके तहत। सो हमारा आंसर है ए, दैट इज वन ओनली। ऑलराइट, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते जी। ये जो हमारा डिमांड था फिजिकल गोल्ड का, ये कम करने के लिए लाई गई, ये तो हमने बता दिया। नेक्स्ट इज इट बॉन्ड्स विल बी इशूड बाय किसके द्वारा, तो आरबीआई द्वारा, ये सॉवरेन गारंटी होगी बॉन्ड्स की। नेक्स्ट इज इट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द सेल ऑफ रेसिडेंट एंड इंडियन एंटिटीज, मतलब हमारे देश के रेसिडेंट और साथ ही साथ जो कोई एंटिटीज है हमारे देश की कुछ कंपनियां वगैरह ऐसे, ये बॉन्ड खरीद सकती है। और इसमें सबसे ज्यादा एक व्यक्ति को कितना दिया जाएगा, तो 500 ग्राम एक साल में 500 ग्राम मैक्सिमम बॉन्ड जो है इसके इतने जितने बॉन्ड्स 500 ग्राम का सोना के जितने बॉन्ड्स दिए जाएंगे ये डीमैट और पेपर फॉर्म में होंगे, और साथ ही साथ इसके डिनोमिनेशन क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के, 5 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम और 100 ग्राम्स ऐसे इसके डिनोमिनेशन होंगे। और बॉन्ड्स टू बी इजीली सोल्ड एंड ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज टू अलाउ द अर्ली एग्जिट ऑफ फॉर इन्वेस्टर्स हु मे बी डिजायर। ठीक है, ये बॉन्ड्स क्यों है, तो अर्ली एक्सचेंज हो सके ऐसा। तो देखते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप हमने जो 10 क्वेश्चन है वो आज एक्सटेंसिवली कवर किए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पी नोट जो है पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किससे एसोसिएट होते हैं, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आफ्टर दैट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज यूएनडीपी, एंड लास्ट इज क्योतो प्रोटोकॉल। तो पी नोट्स किससे रिलेट करते हैं ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट एडेड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे प्रियम्बल में और इसमें किसके तहत ये ऐड कर दिया गया था, कौन सी सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। सो 42nd 44th 61 एंड 84, ये एक आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में भी अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो ये भी आपके लिए आसान क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट्स में बताइए। और साथ ही साथ एक बात डिस्कस करनी थी जी, कुछ लोग है ना ये हमें कह रहे हैं, मतलब सुझाव दे रहे हैं कि हमारी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बढ़ाने की, अच्छी करने के लिए जी क्या है कि हम ऑडियो क्वालिटी पे तो मतलब कुछ कर सकते हैं, मतलब कभी कभार हो सकता है कि हम जहाँ पे रहते हैं ना तो वहाँ पे नॉइज होता है, सो ऑडियो मतलब थोड़ा खराब वगैरह हो तो, लेकिन वीडियो के बारे में हम बता दें कि ये देखिए सभी वीडियो जो है ना वो हम HD में बना रहे हैं, मतलब हम 1080p में नहीं बना रहे, क्यों 720p HD में ही बना रहे, लेकिन इसके बारे में भी हमारा रीज़न है क्या है, तो हम ऐसा कंसिडर कर दें कि जो कोई भी हमारे सपोर्टर्स जो है, हमारे सब्सक्राइबर्स, तो ये एक मतलब मिडल
बैकग्राउंड से, हमारे जैसे ही मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं, सो हमारे चैनल पे अगर कोई वीडियो उनको देखना है तो ज़्यादा उनका डेटा जो है वो इस पे खर्च नहीं हो, यही हमारा एक, इसके पीछे हमने स्टार्ट से ही यही मकसद रखा था। सो हम हमारे वीडियो जो है वो मैक्सिमम 720p के ही बनाते हैं। तो एक बात तो है कि हमारे वीडियो एचडी तो है, तो आवाज़ की बारे में अगर कोई बात होगी तो हम उसके बारे में भी जो है मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो आई होप ये बात आप समझ सकते हो, और हमारा जो मतलब जो अभी की वीडियो ऑडियो क्वालिटी जो है वो आई होप कि सभी के लिए समझने के लायक हो सकती है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। सो ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चन, आई होप हमने अच्छे से कवर कर लिए होंगे जी। आज भी हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप इनके क्वेश्चन के आंसर दीजिए, साथ ही साथ जो हमने ऑर्डिनेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर दीजिए, और एक क्वेश्चन हमने मैप के बारे में पूछा था साइप्रस के नीचे, तो वो उसका भी आंसर दीजिए। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग।